आज हम बात करेंगे कि हमने जो वकालत का जो क्षेत्र जो अपनाया है तो किन परिस्थितियों में अपनाया है और किस तरीके से मेरे साथ में बार बार आघात हुए और आज मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, कैसी स्थिति में रह रहा हूँ और जो मामले थे जो मेरे खिलाफ में जो लगाए गए थे उनमें अब तक क्या हुआ और किस तरीके की स्थिति आज 7 साल बाद पैदा हुई। आज हम इसके संबंध में आज हम डिटेल में बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा से। आज हम बात करेंगे कि हमने जो वकालत का जो क्षेत्र जो अपनाया है तो किन परिस्थितियों में अपनाया है और किस तरीके से मेरे साथ में बार बार आघात हुए और आज मैं कहाँ पे हूँ, किस जगह पे हूँ, कैसी स्थिति में रह रहा हूँ और जो मामले थे जो मेरे खिलाफ में जो लगाए गए थे उनमें अब तक क्या हुआ और किस तरीके की स्थिति आज 7 साल बाद पैदा हुई। आज हम इसके संबंध में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों को अगर हौसला मिले तो मेरे भाई रिक्वेस्ट है कि कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं अपना तमाशा बनाता हूँ तो मेरे तमाशे से अगर 4 लोगों की जान बच रही है, किसी की लाइफ बच रही है, किसी को हिम्मत आ रही है ना, तो मैं बहुत बड़ी बात समझूंगा। आप लोगों ने काफ़ी हद तक मेरा सपोर्ट किया है और हमेशा ही करते रहे हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से, अपने बच्चों की तरफ से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। स्थिति बदलती गई, आज भी हम परेशान हैं, ऐसा नहीं है कि हम परेशान नहीं हैं, लेकिन हमने उस परेशानी को हिम्मत बना लिया और लोगों के लिए लड़ना शुरू कर दिया। कारवा चल रहा था, लोगों के लिए मेहनत कर रहे थे, रात रात भर मेहनत कर रहे थे, लोगों को बचाना था लोगों को, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में पिछले विगत 13 सालों से मैंने महसूस की। कैरियर खो दिया, पिताजी खो दिए, घर संपत्ति सब चला गया, जॉब थी जॉब भी चली गई, कोई सहारा नहीं बचा था। एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि मरना नहीं चाहते थे लेकिन फिर भी मरने के ख्याल दिमाग में आते थे। आप जैसे भाई लोग आए मेरी लाइफ में जो पीड़ित थे, प्रताड़ित थे, परेशान थे। उन लोगों ने हौसला बढ़ाया, उन लोगों ने कहा कि भैया आप इस लायक हैं। जब आदमी के पास पैसा नहीं होता है ना, जब सारा सब कुछ लुट जाता है, तो फिर उसके पास में एक ही उम्मीद रह जाती है कि कलम का सहारा और कानून का सहारा। अगर इससे भी अगर उससे मदद नहीं मिली तो फिर बेकार हो जाता है वो आदमी। मैंने इन सारी चीज़ों को समझा और समझने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं उन परिवारों के लिए लड़ूंगा जिन परिवारों के साथ में गलत हुआ है, अन्याय हुआ है। उन महिलाओं के लिए भी लड़ूंगा जिन महिलाओं के साथ में वास्तव में जाती हुई है। मैंने कोशिश की, काम करता रहा। यारी दोस्ती के चक्कर में मैं ट्रैप हो गया। मेरी सिस्टर की शादी थी, पिताजी एक्सपायर हुए, 13 साल हो गए शादी को। आज 2011 में हुई थी, 24 जून 2011 को मेरी शादी हुई थी। उस टाइम पे मेरा बहुत अच्छा करियर था, अच्छी जॉब थी, अच्छी लाइफ थी, अपनी एक लाइफ स्टाइल थी। पिताजी राजस्व विभाग में थे, भाई हमारा इंजीनियरिंग कर रहा था। जॉब ऐसी थी कि सेटलमेंट नहीं था, प्रोजेक्ट जॉब थी, कभी इधर कभी उधर दिक्कतें आती रहीं। ससुराल वालों के मन में लालच जागता रहा। सिर्फ लालच ये था कि गांव का रहने वाला है, वो शहर आगरा के रहने वाले थे,
कैसे नीचा दिखाया जाए, हर बार नीचा दिखाया जाता था, हर बार परेशान किया जाता था। मेरे पिताजी काफ़ी टेंशन में रहते थे। उनको लगता था कि मैंने अपने लड़के की शादी गलत जगह कर दी। इसी बीच में मेरा कैरियर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। पिताजी एक्सपायर हो जाते हैं हार्ट अटैक से। आगरा से उनकी मिट्टी जाती है यहाँ से। उसके बाद में जो संपत्ति थी वो भी हमारी फंस जाती है। जो पैसा था पापा की सर्विस का वो भी फंस जाता है। आनन फानन में किसी तरीके से सिस्टर की शादी तय करते हैं। उस टाइम पे क्या ससुराल वाले चोट मार देते हैं। फर्जी दहेज की शिकायत, पुलिस की पेशबंदी, ये सारी चीज़ें मेरे सामने उस टाइम पे खड़ी हो जाती हैं जब हमारी बहन की शादी होती है, जिस टाइम पे हमारी बहन की बारात चढ़ रही होती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कैसे इज्जत बचाए, कैसे क्या करें। सुसाइड करने का सोचा, किसको मुंह दिखाएं। तो कुछ पुलिस वाले जो थे उन्होंने एक ही बात कही थी कि हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि आप हिम्मत से काम लो और लड़ सकते हो तो लड़ो। इस बात को मैंने अपने दिलो दिमाग में डाल लिया कि यार बात तो सही है। आखिर में झूठे आरोप लगाए गए हैं, इनसे क्या डरना। अगर डरना है तो लाइफ खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग मेरे संपर्क में थे, जो यार दोस्त, मेरे भाई बंद जो संपर्क में थे, जो पीड़ित थे उस टाइम पे, उन लोगों से मैंने कंसल्ट किया। उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया। मैंने अपनी माँ से बात की, मम्मी मुझे लीगल क्षेत्र में जाना है, मुझे एक मुहिम बनानी है अपने लिए, दूसरों को बचाने के लिए। आज जो विपदा मेरे सामने आई है वो किसी और के सामने ना हो सकता। मैं किसी के लिए 1% भी अगर काम के लिए आ जाऊं तो मैं बहुत बड़ी उपलब्धि समझूंगा और मैं समझूंगा कि मेरी इंजीनियरिंग जो है वो सफल हो गई। मैंने एडमिशन लिया। मैंने अपने साथ के एक पीड़ित भाई थे उनका भी एडमिशन कराया। एक मेरे जूनियर थे बीटेक में, उनका भी एडमिशन कराया। मेरा रोक लिया गया। मैंने हाई कोर्ट में भी मुकदमा लड़ा था, सारी चीज़ें हुई, टूटता चला गया। फिर डिसाइड किया कि यार नहीं, अब इस फील्ड में नहीं जाएंगे। फिर से वही आवाज़ आई, फिर से वही सारी चीज़ें आई सामने। लोगों ने कहा यार तुम गलती कर रहे हो, एक करियर तुम छोड़ चुके हो और एक एडमिशन की वजह से तुम लाइफ का डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। कुछ करीबी थे हमारे, कुछ बैठने वाले थे, हमारे परिचित थे, उन्होंने सजेस्ट किया। मैंने तुरंत फॉर्म भरा, मैंने एडमिशन लिया। उस टाइम पे हमारे केसेस चल रहे थे, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, 498 हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। लेकिन मैंने एक डिसाइड कर लिया था दिमाग में कि जिस चीज़ के लिए हमें बेइज्जत किया जा रहा था, जिस चीज़ के लिए हमें परेशान किया गया, उन आरोपों के लिए उस जिले की पुलिस ने हमें परेशान करने की कोशिश की, मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किया, छोटे छोटे बच्चों का जीवन प्रभावित किया। मैंने डिसाइड कर लिया कि हम आगरा में ही रहेंगे, बच्चों को भी पढ़ाएंगे, मकान भी बनवाएंगे, यही सारी चीज़ें रहेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से हम कोर्ट कचहरी मैंने कभी सोचा ही नहीं। बस हम हमेशा दूसरों की मदद करने में लगे रहे। अंधे हो गए थे हम बिल्कुल। लोग बोलने लगे थे भैया कैसे अपना खर्चा चलाओगे, कैसे क्या करोगे। फिर मुझे ट्रैप किया गया जिसमें मुझे भारी नुकसान हुआ, मुकदमे की पेशबंदी झेलनी पड़ी, सारा सुरूर, सारा सब कुछ दिमाग से निकल गया। फिर मैंने कहा कि यार तुम लोगों की मदद कर रहे हो, इतना बड़ा झटका लग गया, कैसे सफ़र किया जाए, अपने आप को कैसे सुरक्षित। तब मैंने डिसाइड किया कि हम एक प्रॉपर फीस रखेंगे और कंसल्टेशन रखेंगे, क्योंकि लोगों के 3-3, 4-4, 5-5 मुकदमे होते हैं। हमने कंसल्टेशन रखा जिससे कि हम जेन्युइन बंदे की भी परख कर सके कि ये बंदा जो हमसे बात कर रहा है वो जेन्युइन है या नहीं। इसलिए मैंने रखा। बाकी का
मेरा ईश्वर गवाह है, मैंने कोई ऐसा, मेरे अंदर कोई ऐसा लालच नहीं था। जो भी आप लोगों की तरफ से जो सपोर्ट आता है मैं उससे बुक खरीदता हूँ, अपनी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। कोई आपका दिया हुआ कोई भी पैसा है ना, गलत चीज़ों में यूज नहीं होता है। चलने लगा, आप लोगों ने सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सी राहत मिली, मैंने LLB कंप्लीट की। जब मामले चल रहे थे ना 498A, डोमेस्टिक वायलेंस, बच्चे की कस्टडी, तो पहला ऐसा मामला था आगरा अदालत के अंदर जो लोग बताते हैं जिसमें माइनर बच्चे जो है ना वो फादर को दिए गए थे। दोनों बच्चों की कस्टडी मुझे मिली। डॉरी का केस जो था FIR स्टेट केस थी, वो आज भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, वो रिवर्ट कर गया। उसके लिए मुझे जमानत की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, मैंने कभी कोई जमानत नहीं कराई, वो केस पलटी मार गया। डोमेस्टिक वायलेंस का केस था, कभी नहीं आया तारीख, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अपने आप को स्टैंड कैसे करना है, अपने आप को आगरा तक कैसे लाना है। दिमाग में, दिलो दिमाग में हमेशा ये चीजें घूमती रही, हमेशा अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश। जेब में पैसा नहीं था, लोगों से मैंने मांगा, रिक्वेस्ट की, लोगों ने मेरी मदद की, करते भी हैं, और मैं ओपनली बोलता हूं, लोगों ने मेरी मदद की। उसके बाद यहां पे आप लोगों का जो दिया हुआ जो पैसा था, जो राहत मिलती थी ना, उससे हमने फिर जो विपक्षी लोग थे जिन्होंने फर्जी मुकदमे दर्ज कराए थे उनको रिगड़ना स्टार्ट किया। डोमेस्टिक वायलेंस में उल्टे मुकदमे दर्ज कराए, 125 के मुकदमे में उल्टा पलटवार किया, 498 में आज दिन तक कभी जमानत नहीं ली, वो भी उल्टा चला गया। हमारे जो रिश्तेदार थे ना, जो जिन्होंने मुकदमा दर्ज कराया, जिन्होंने साजिश रची थी कि इस लड़के का जो फादर है वो खत्म हो गया, ये या तो सुसाइड करेगा या फिर वो सारी मांगे मानेगा। मैंने मांगे तो नहीं मानी और ना मैंने सुसाइड किया, मैंने अपने आप को स्टेबल किया। आप लोगों के साथ बातचीत करके, आप लोगों के संपर्क में आके, आप लोगों से दोस्ती बढ़ा के आप लोगों को भी बचाया और आपके परिवार को भी बचाया, और आप लोगों ने मेरी खुल के मदद भी की। नतीजा ये हुआ कि जो विपक्षी थे, जो कभी अच्छे पद पे रहा करते थे, वो पेपर तक बेचने को मजबूर हो गए। जिस जिले की पुलिस हमें डराती थी, उसी जिले में हम आज बैठे हुए हैं। जिस थाने की पुलिस मुझे परेशान करती थी, आज उसी थाने से निकलते हुए हम दीवानी जाते हैं। आज नौबत क्या है, जिन लोगों ने फर्जी मुकदमे लगाए थे, आज वो अपना बचाव करने के लिए मेरे घर पे आते हैं, कहते हैं कि किसी तरीके की चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं। बात ये नहीं थी कानूनी लड़ाई की, बात ये नहीं थी कि नीचा दिखाने वाली, बात ये थी कि सामने वाला बंदा ऐसी परिस्थिति में आके अपने आप को स्टेबल कैसे करता है। बात ये नहीं थी परेशान करने वाली, बात ये थी कि मेरे अंदर हिम्मत कितनी थी। बात ये नहीं थी कि किसका परिवार फंसा और किसने क्या फंसाया। बात ये थी कि हम कितनी हद तक चीजों को बर्दाश्त कर सकते हैं, और उन परिस्थितियों में रहते हुए जब जेब में दो पैसे नहीं, आज भी नहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक वो रख दिया है। मैंने जिस दिन अपना रजिस्ट्रेशन कराया था ना, उस दिन भी मैंने अपनी बहन से, मेरे एक दो यार दोस्त थे, उनसे मैंने पैसा लिया था। तो ऐसा नहीं है। मेरा सिर्फ इंटेंशन ये है कि किसी भी तरीके से परिवार बचना चाहिए। आज मैं अपने घर में रहता हूँ, मेरी माँ बीमार हैं, पैरों से चल फिर नहीं सकती,
और मैं इतना सक्षम नहीं हूं कि मैं उनका इलाज करवा सकूं। मेरे दोनों बच्चे मेरे पास में हैं, स्कूल जाते हैं सवेरे, उनका खाना पीना तैयार करना, फिर उसके बाद कचहरी जाना, कचहरी से लौट के आना, फिर यार दोस्त बैठ जाते हैं, आके केसेस आ जाते हैं, बातचीत करते हैं, फिर बच्चों के लिए खाना पीना करके किसी तरीके से उनको सुला देना, फिर सवेरे। तो अपनी जो लाइफ है ना इसी तरीके से गुजर रही। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ में मुकदमे दर्ज कराए थे, आज वो मेरे घर पे आए, मालूम क्या बोलते हैं कि यार ये आदमी है या पत्थर है, ये कितना तोड़ना चाहा, बर्बाद हो गया, मिट गया, लेकिन ये कभी डगमगाया नहीं। अजनत मस्तक हो गए सारे के सारे। बोले कैसे बनाओगे, कोई ऑप्शन ही नहीं है अपने पास, कुछ कहने के लिए है ही नहीं कुछ। चीजें बहुत बिगड़ चुकी थी, चीजें बहुत पीछे छूट गई। हमने अपने आप को स्टेबल किया। मरने से क्या हो जाता बताओ, एक नया दुख है ना अपने पीछे छोड़ जाते, बच्चे भी लग जाते, घर संपत्ति सब कुछ बर्बाद हो जाता। अरे आर्थिक रूप से ही तो कमजोर हुआ हूं, मानसिक रूप से तो कमजोर नहीं हुआ ना। हमें मानसिक रूप से मजबूत बनना है, और जब तक हम मानसिक रूप से मजबूत नहीं बनेगा ना, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आज देखा उन्होंने, बच्चे हैं, बच्चों को देख रेख कर रहा हूं, 2-2 3-3 जिम्मेदारियां निभा रहा हूं, घर में रहता हूं। कभी अचंभित होके गए कि यार ये नॉर्मल सा बंदा, इसको कितनी चोटें दी, कितनी चोटें दी। मैंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है ना, एक जुनून, एक शर्त, एक जिद्द की वजह से हम उसी जगह पे आ गए ना जिस जगह के लिए हमें बेइज्जत किया जाता था, हमें परेशान किया जाता था। और जिन लोगों ने हमें परेशान करने की कोशिश की है, आज वही हमारे सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और उनको जब चौराहे पे बैठा हुआ देखता हूं ना, 2-2 रुपए में पेपर बेचते हुए, तब लगता है कि यार सही कह रहा था वो पुलिस वाला, यार ब्रह्मदत्त हिम्मत से काम लो, ईश्वर है, देखता है। तो इसलिए मेरे भाई टेंशन नहीं लेने का, आराम से रहो। मानसिक संतुलन जो है वो बिल्कुल बनाए रखो, क्योंकि दिक्कतें आती हैं, मैं जानता हूं, परेशानियां भी होती हैं, खुन्नक भी चढ़ती है, गुस्सा भी आता है। यही एक ऐसी परिस्थिति है जहां आप जूझ गए ना तो आप सारे किले फतेह कर लोगे। मैं देखता हूं न्यूज़पेपर में, किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने ये कर लिया, किसी ने वो कर लिया। आज मैं 10 बंदों को बचाने की ताकत रखता हूं, 100 बंदों को बचाने की ताकत रखता हूं। अगर आपके खिलाफ में फैमिली मैटर किसी भी तरीके के हैं और आप अगर परेशान हैं, तो मेरे भाई आपका जो दिया हुआ पैसा है ना, तो आप ही के लिए काम आ रहा है। उनसे मैं बुक्स खरीदता हूं, उनसे अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करता हूं, उनसे मैं अपने काम पूरे करता हूं, किसी गलत यूज में नहीं लगाता हूं वो। क्योंकि मुझे मालूम है मेरी कमाई जो थी ना, जिसको हम कमाते थे, जो सर्विस करते थे, जब वो मेरी अपनी नहीं हुई तो ये क्या होगी। सिर्फ मालूम मैं क्यों कह रहा हूं, आज मैंने ये बात क्यों बताई, क्योंकि पता है आपके माँ बाप जो है ना, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने कभी थाना नहीं देखा, कोर्ट कचहरी नहीं देखा, कभी उन्होंने कोर्ट कचहरी नहीं देखा, थाना नहीं देखा, लेकिन वो ऐसे पड़ाव पे आ चुके होते हैं कि उनको थाने से गुजरना पड़ता है, कोर्ट कचहरी, उनकी बातें सुननी पड़ती हैं जो जिंदगी में कभी राम राम नहीं किए थे। तो बुरा लगता है। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है। समस्या है, आपको हर तोड़ बताएंगे हम, चाहे 125 का हो, चाहे डीवी का हो, चाहे 498 का हो, और ऐसी ऐसी चीजें बताएंगे कि आप अगर मेरे रास्ते पे चल गए
मैं पैसा लेता हूँ, मानता हूँ मैं पैसे लेता हूँ मेरे भाई, मेरी मजबूरी है। अगर मेरे पास जरा सी भी अगर सांस होती ना, जरा सी अगर मेरी आर्थिक स्थिति ठीक होती ना, तो मैं शायद कभी पैसे नहीं लेता किसी से, क्योंकि ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक मुहिम है मेरी, क्योंकि मैंने नया जीवन जिया है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हिम्मत और मेंटल कैपेसिटी जो है ना, हमेशा संतुलित रखो, डिस्टर्ब मत होने दो। आपके पास अगर पैसा नहीं है ना, जरूरी नहीं है। आप जब संतुलित है ना, मानसिक तरीके से जब आप ठीक है, स्वस्थ है, बहुत सोच समझ के कदम रखने वाले हैं, तो आप हर परिस्थिति से लड़ सकते हैं। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर कर देना, बता देना, हमें हिम्मत मिलेगी आपके इस कमेंट से। और ये जो जीवन जो है ना, जो मैं आपके सामने खुल के जो बात करता हूँ ना, वो आप लोगों का दिया हुआ है। मैं तो बहुत पहले ख़त्म हो चुका था, बस आप ही लोगों के सहारे हम बैठे हैं, और आप ही लोगों के सहारे यहाँ तक पहुँचे हैं, और आप ही लोगों के सहारे और आप ही लोगों की बदौलत न्याय के मंदिर में हम पूरी कोशिश करेंगे। चाहे मेरी वकालत दूसरे दिन चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी लड़ेंगे आपके हित के लिए लड़ेंगे, आपके परिवार के लिए लड़ेंगे, आपके बुजुर्ग माँ बाप के लिए लड़ेंगे, आपके भाई बंधुओं के लिए लड़ेंगे, लेकिन सच्चाई के साथ।